क्या पढ़ाया था? कि जो कि एक स्टेज जेंडर के बारे में लिया था, और फिर हमने वो कैसे वो टेनिस कोर्ट और इंसिडेंट हुआ था, और फिर कैसे जो डिमांड्स आई थी, और डिमांड्स आई थी कि और मतलब वोटिंग सिस्टम हुआ था पहली बार, जिसमें तीनों स्टेट को एक एक वोट मिला था। और और जो फ्रांस में जो सवियर विंटर आए थे, जिससे ब्रेड वगैरह की वो फूड वगैरह की जो क्राइसिस हो गई थी। और पैसे उसकी डिमांड बढ़ गई थी, और कैसे बेकर्स होर्डिंग कर रहे थे उसकी। ठीक है। फिर उन्होंने जब नेशनल जब द किंग ने वो एक्सेप्ट करी थी नेशनल असेंबली, तो फिर वहाँ से 2 बिलियन लिवर्स का एसेट्स मिला था। ठीक है। France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the power of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to the different institutions. अब क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली घोषित हुई थी, मतलब जब इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया था असेंबली के बाहर, ये लोग चले गए थे प्रोटेस्ट में, और उन्होंने बोला था कि अब हम अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि जो मोनार्की पावर है उसको क्या करे, लिमिट करे। तो उन्होंने जो नेशनल असेंबली बनाई वो इस उद्देश्य से ही बनाई थी 1791 में कि मोनार्क के पावर को हमें क्या करना है, लिमिट करना है। और उसके बाद इन्होंने ये ध्यान में रखा कि अब जो पावर होगी वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, अब वो सबके पास धीरे धीरे चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो किसी एक इंसान की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगा, ये चीज़ नहीं होगी, है ना। तो जो मेन जो था पावर, उसको एक हाथ में रखने की जगह अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने बांट दिया, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि आज के टाइम पे भी फॉलो करा जाता है। दिस मेड ऑफ फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसके बाद फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। ठीक है, ये जो फिगर 7 है ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे वर्क कर रहा था। तो हेयर यू कैन सी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी में कौन आता है, जज आता है, जज को वोट करके बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है, किंग आ रहा है, और उसके अलावा मिनिस्टर्स आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है, नेशनल असेंबली यानी कि लेजिस्लेचर का है क्या, वो किंग जो है वो वीटो दे सकते हैं नेशनल असेंबली को, और कंट्रोल नेशनल असेंबली किंग को इसके बदले में करेगी। मिनिस्टर को भी कंट्रोल कौन करेगा, नेशनल असेंबली करेगी। ठीक है, और इलेक्टर्स क्या करेंगे, वोट करेंगे नेशनल असेंबली को। मतलब नेशनल असेंबली में कौन से लोग होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी। जो इलेक्टर्स हैं यानी कि जो मतदाता हैं वो इस बात को तय करेंगे कि कौन नेशनल असेंबली में चुन के जाएगा, हम किसको अपने बदले एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। अब इसमें बात ये थी कि जो इलेक्टर्स हैं वो कितने, 50,000 मैन। बट यहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन का एक कॉन्सेप्ट था। एक्टिव सिटीजन क्या कौन होते थे, इंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। ठीक है, एक्टिव सिटीजन होते थे जिनको वोटिंग का अधिकार था, 28 में से 4 मिलियन लोगों को ये अधिकार था। पैसिव सिटीजन के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। इसमें 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ बिलो 25। तो इसमें वुमेन आती थी, ठीक है, मैन आते थे, 3 मिलियन ऐसे मैन भी आते थे, वुमेन भी आती थी, छोटे छोटे बच्चे आते थे, और 25 साल से कम युवा भी आते थे। वो सारे वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। समझ आया क्या, वीटो अभी मैं बताऊंगी कि वीटो कौन सी पावर होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1791 में, उसने ऐसे करके पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, लॉ बना दिया कि नेशनल असेंबली के पास ही सारा पावर नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और जिसको नेशनल असेंबली जो होगी उसको कौन इलेक्ट करेगा, लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ द सिटीजन वोट फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, है ना, अपने उसको, हु इन टर्न चूज द असेंबली। तो अब इन्होंने एक अलग सा सिस्टम बनाया कि जो सिटीजन होंगे वो वोट करेंगे इलेक्टर्स को। किसको, इलेक्टर्स को, यानी कि जो एक्टिव सिटीजन होंगे, वो फिगर देखो, जो एक्टिव सिटीजन होंगे वो वोट करेंगे इलेक्टर्स को, और जो इलेक्टर्स होंगे फिर वो वोट करेंगे नेशनल असेंबली के लोगों को।
तो डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो रही, जैसे हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी चीफ मिनिस्टर, मतलब हम एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर देते हैं कि ठीक है हमें ये समझ आ रहा है और वो सीधा फिर, तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे पार्टीज़ में भी अभी ऐसा होता है ना कि जैसे हमने बीजेपी को वोट कर दिया, अब बीजेपी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा जिसको वो लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये टोटली उनके ऊपर होता है। बट कई बार वो ये चीज़ रिवील कर देते हैं बिफोर इलेक्शंस की, हमारा जो उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद का वो ये है, या सीएम पद का जो उम्मीदवार है वो ये है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बता देते हैं। बट कभी कभी नहीं भी बताते हैं, जैसे अभी इंडी गवर्नमेंट है, मतलब इंडी अलायंस उन्होंने बनाया तो उनको पता ही नहीं है कि कौन होगा, हो सकता है राहुल गांधी भी बन जाए, हो सकता है कोई और भी बन जाए, पर जो भी बनेगा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। बट हमारा काम है वोट कर देना कि हम इस पार्टी से संतुष्ट हैं या नहीं हैं तो वोट कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। वंस हमने वोट कर दिया, अब वो अपने आप में खुद ही चुन के डिसाइड कर लेते हैं। मैक्सिमम वोट अगर राहुल गांधी को मिलेंगे तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, या उनके अलावा अगर और कोई उनकी पार्टी में होगा तो उनको बनाया जाएगा, ये उनकी अपनी बात होती है मतलब। तो ऐसे ही ये लोग भी करते थे। who in turn choose the assembly. Now not all citizens however had the right to vote, only men above 25 years of age. अभी ये क्वेश्चन था ना उसमें कि क्या वोटिंग राइट्स थे अभी उसमें ASM में, तो ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 साल से, अभी हमारे यहाँ इंडिया में क्या 18 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, वहाँ पे 25 साल की उम्र थी कि 25 साल से ऊपर एज के लोग ही वोट कर सकते हैं। लेकिन वो करेंगे जो कि टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स पेयर है सिर्फ वही वोट करेगा। हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज। और अगर आपको वोटर बनना है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, लेबरर्स वेज, यानी कि एक लेबर को जो 3 दिन तक जो वेज मिलता है, मतलब अगर एक दिन अगर वो 500 रुपये कमा रहा है तो 3 दिन तक 1500 रुपये कमाएगा, तो एटलीस्ट मिनिमम 1500 रुपये ऑफ द टैक्स वो पे करना चाहिए, तभी वो वोटिंग का के लिए एलिजिबल होगा। वर गिवन एट द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन, तो फिर हम उनको ही एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में रखेंगे। दैट इज़ दे आर एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है, यानी कि उनको एंटाइटलमेंट मिली है कि वो वोट कर सकते हैं। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज द पैसिव सिटीजन, और बाकी जितने भी लोग थे उनको क्या हम मानते थे कि पैसिव सिटीजन है, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। और अगर किसी को पहले इलेक्टर्स में क्वालिफाई करना है, इलेक्टर्स कौन हुआ, जिसको एक्टिव सिटीजन वोट कर रहे हैं वो हुए इलेक्टर्स, ठीक है। अब वो 50,000 मैन, अगर उनमें से भी कोई चाहता है कि मुझे नेशनल असेंबली तक जाना है तो उसको सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। जो मैक्सिमम टैक्स पे करेगा वही नेशनल असेंबली में जाएगा। टैक्स पे टैक्स मतलब डिफरेंस है, मतलब ये सेम चलना है। क्या मतलब जैसे यहाँ पे टैक्स पर लिखा है, नीचे ऊपर वो लिखा है जो पेड करते थे टैक्स वगैरह, तो दोनों एक ही चीज़ हुई। टैक्स पेयर जो पे टैक्स करते हैं, पेड टैक्स मतलब कि वो लोग, पेड टैक्स का यहाँ पे ऊपर मतलब ये है कि कम से कम जो 3 दिन तक का टैक्स, 3 दिन लेबरर्स वेज का टैक्स पे करते हों वही बन सकते हैं एक्टिव सिटीजन। वंस दे हैव बिकम द एक्टिव सिटीजन, अगर उनको इलेक्टर्स बनना है और नेशनल असेंबली तक जाना है तो उनको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा, विच मीन्स कि उनको मैक्सिमम, यानी कि साल में वो जितना कमाता है उसका मैक्सिमम हिस्सा उसको टैक्स में देना पड़ेगा, तभी जाके वो नेशनल असेंबली तक पहुँच पाएगा। समझ आई। अब यहाँ पे एक कॉलम है, वैसे तो ये पिक्चर है एक, ठीक है, ये थोड़ी ब्लर है ना, पर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 8 में, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर in 1790, the figure on the right represent the France and the figure on the left symbolizes the law, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो पिक्चर बनाई है ना जिस आर्टिस्ट ने, तो वहाँ पे वो उसका नाम क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, की लोगों के या सिटीजन के क्या अधिकार हैं। ये 1719 में बनाया था, किसने, ली बार्बियर ने, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये फिगर ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि जो फ्रांस है वो मतलब उसमें जो लेफ़्ट हिस्सा है और जो राइट हिस्सा है, एक हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रांस है, और दूसरा हिस्सा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है कि लॉ है, कि इट सिम्बलाइजेज द लॉ, कि फ्रांस जो है वो लॉ से चलेगा।
द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। अब ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे ये बॉक्स गिवन है, मैं ये भी बता रही हूँ। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। हर एक व्यक्ति इक्वल है, वो बॉर्न फ्री हुए हैं, यानी कि उनका जो जन्म हुआ है वो फ्री हुआ है, वो किसी के स्लेव या गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। किसी भी इंसान के बीच में भेदभाव की कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। दे आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, इसलिए हर एक व्यक्ति इक्वल है राइट्स में, चाहे कोई नॉबिलिटी से बिलोंग करता हो, चाहे कोई क्लर्जी से, चाहे कोई थर्ड स्टेट से क्यों ना बिलोंग करता हो। द एम ऑफ द एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड द इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर द लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक है। तो अब क्या है ये कि जो एम है हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का, मतलब जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन हम बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो उसका एम क्या होना चाहिए, उसका एम ये होना चाहिए कि हम ये जो नेचुरल राइट है मैन का, कि उसको फ्री रहने का अधिकार है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो हर मामले में, हर लहजे में, हर एक दूसरे व्यक्ति से बराबर है। तो इस उसके राइट को क्या किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए, ठीक है। तो उसकी जो राइट्स हैं, राइट जैसे राइट ऑफ लिबर्टी, कि वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, कैसे जीना चाहता है, ये उसका खुद का अधिकार है और इसके लिए वो स्वतंत्र है। क्योंकि अगर तुम्हें पता हो कि वहाँ पे फ्रांस में कपड़ों के मामले में भी ये चीज़ चलती थी कि ये नॉबिलिटी पहनेंगे, ये क्लर्जी पहनेंगे, ये थर्ड स्टेट के लोग पहनेंगे, ठीक है। तो कपड़ों में भी एक तरह के कपड़े ही अलाउ थे थर्ड स्टेट वालों को पहनने, वो अपनी मर्जी का कोई भी कपड़ा नहीं डाल के रह सकते। प्रॉपर्टी का अधिकार भी सबको होना चाहिए। सिक्योरिटी का अधिकार यानी कि सुरक्षा का अधिकार भी सबको होना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। और रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, अगर किसी को दबाया जाए तो उसके लिए रेसिस्टेंस दिखाना, उसके खिलाफ खड़े होना, इसका अधिकार भी उसको होना चाहिए। सिर्फ ये सोच के वो चुप बैठ जाए कि मैं थर्ड स्टेट से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये चीज़ सही नहीं है। तो इन अधिकारों को सुरक्षित रखना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का क्या है, फर्ज है। थर्ड, द सोर्स, राइट का मतलब होता है अधिकार। द सोर्स ऑफ ऑल sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. जो सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, कि जो इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कि कोई भी कंट्री इंडिया के इंटरनल एक्सटर्नल वो नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। तो एक कंट्री की जो सॉवरेनिटी होती है वो रिसाइड करती है, मतलब एक नेशन की, कि कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। वो कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा नहीं आती है। मतलब कोई भी इंसान अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकता बेसिकली, अगर मैं इसको वो नॉर्मल शब्दों में बोलूँ तो। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर्स। लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी उन पावर को कंसिस्ट करती है जो कि दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं है। मतलब कि मेरी लिबर्टी इस बात में है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ, जो पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ, जो खाना चाहूँ खा सकती हूँ, लेकिन मेरी लिबर्टी इस बात में नहीं है कि मैं जिसको मारना चाहूँ उसको मार सकती हूँ। फिर वो मेरी लिबर्टी नहीं होगी, वो मेरी दादागिरी होगी और दूसरों के अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो मेरी लिबर्टी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पे मैं दूसरों की चीज़ों में घुसना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मेरी लिबर्टी इस बात में है कि मैं मेरे घर में क्या करती हूँ, लेकिन मेरी लिबर्टी इस बात में नहीं है कि मैं दूसरों के घर में जाके क्या करती हूँ। मैं दूसरों के घर में कुछ भी जाके नहीं कर सकती, मैं अपने घर में जो चाहे कर रही हूँ, है ना। मैं अपने घर में अगर मैं अपना कोई सामान तोड़ रही हूँ तो वो मेरी लिबर्टी है, मैं तोड़ सकती हूँ, पर मैं दूसरों के घर में जाकर उनका सामान नहीं तोड़ सकती, है ना। फिर वो मेरी लिबर्टी नहीं होगी, फिर वो दूसरों के अधिकारों का हनन हो जाएगा। समझ आया। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। जो लॉ है उसके पास राइट है क्या करने का, फॉरबिड करने का, यानी कि मना करने का उन एक्शंस को जो कि इंजीरियस है सोसाइटी के लिए। मतलब जो लॉ है, जो कानून है, उसके पास ये अधिकार है कि वो उन चीज़ों को रोके, उन चीज़ों के लिए लॉ बनाए, उनको मना करे जो चीज़ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए गलत है। जैसे कि किसी के घर में चोरी करना,
अब लॉ इसको सही तो नहीं कह सकती, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो समाज के लिए नुकसानदेह है उसको रोकना लॉ का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम, किसी का मर्डर करना, उसको लॉ अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि वो सोसाइटी के लिए इंजीरियस है। अगर मैं एक बार किसी एक व्यक्ति को माफ़ कर दूंगी, उसने किसी का, चाहे उसने किसी भी सर्कमस्टांस पे किसी की हत्या की हो, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो और उसने गुस्से में आके किसी को चाकू मार दिया, अगर लॉ एक बार एक व्यक्ति को क्या बोलेगा, माफ़ कर देगा कि कोई बात नहीं, चलो तुम अगली बार से मत करना, तो हर एक व्यक्ति फिर उन्हीं सर्कमस्टांसेस को लेके आ जाएगा। ऐसे करके पूरी सोसाइटी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फिर हर कोई यही बोलेगा कि मेरे से भी तो बाई चांस ही गलती हुई थी, मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी मारा है ना। तो लॉ का ये काम बनता है कि वो इन एक्शन एंड जो ये जो जितनी भी एक्शंस होते हैं इनको फॉरबिड करे। 6th क्या है, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ क्या होता है, लॉ होती है एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जनरल विल यानी कि जनरल लोगों की क्या इच्छा है, क्या विल है। मैक्सिमम लोगों की जो इच्छा होगी, जो उनको उचित लगेगा, वही लॉ बनेगी, ठीक है। लॉ ये नहीं बन सकता कि सारे जितनी भी लड़कियां उनको गंजा होना पड़ेगा, ये लॉ नहीं बन सकता क्योंकि ये लोगों की विल नहीं है। लॉ उसी चीज़ के लिए बनता है जिसमें कि ज़्यादातर लोग हाँ बोलते हैं। और हाँ भी किस सेंस में, क्योंकि वो ये चीज़ समझें कि हो सकता है कि एक पल को लगे, जैसे कि किसी ने किसी के घर में चोरी की, उसको 5 साल की सज़ा हो गई। अगर उसको सज़ा हुई है तो हो सकता है उसको लगे कि ये लॉ ठीक नहीं है क्योंकि सज़ा उसको हुई है, पर जब उसके घर में कोई चोरी करेगा तो जो उसको फीलिंग आएगी कि यार इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, यही फीलिंग आएगी ना कि इसने मेरे घर में आके चोरी कर ली, मेरी इतनी मेहनत की कमाई थी, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए रखा था, इसने सारे पैसे चुरा लिए मेरे, है ना, सारे पैसे कहीं भी ख़राब कर दिए, मेरा सामान कोई तोड़ दिया, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ उस चीज़ के ऊपर बनती है जिसके लिए नेचुरल सोसाइटी की एक विल होती है कि हाँ ये कानून होना चाहिए ताकि कोई किसी के साथ इस तरह का व्यवहार या दुर्व्यवहार ना कर सके। All citizens have the right to participate in its formation personally or through their representatives. All the citizens are equal before it. अब कोई भी लॉ बनता है तो हर एक सिटीज़न का क्या है, ये राइट है, अधिकार है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से बनेगी। और वो भागीदारी कैसे दिखाएंगे, चाहे वो पर्सनली पार्टिसिपेट करें या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजें, तो वो इस तरीके से अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। और हर एक सिटीज़न जो है वो लॉ के सामने बिल्कुल बराबर है, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वो भी लॉ के सामने बिल्कुल भी एक ही है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो अलग उसके साथ ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि अगर हमने किसी एक को एक किसी के ओहदे की वजह से अगर उसको अलग से ट्रीट करना शुरू कर दिया तो ये इनजस्टिस बाकी लोगों के साथ हो जाएगा। समझ में आया? No man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. और कोई भी व्यक्ति को हम बिना लॉ के कहीं पे भी एक्यूज्ड नहीं बोल सकते, ठीक है, जब तक मतलब कि वो एक्यूज्ड है या अरेस्ट कर लें या डिटेन कर लें, जब तक कि वो चीज़ लॉ में ना आती हो, मतलब वो क्राइम लॉ में ना आता हो। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब ये तो इसके लिए तो कोई कानून नहीं है कि तुम किसी को जाके थप्पड़ मार दो फिर वो तुम्हारे लिए पुलिस कंप्लेंट कर देगी इसने मेरे को चांटा मारा है और उसको जेल हो जाए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो जो चीज़ लॉ के अंदर आती ही नहीं है उसके लिए उसको एक्यूज नहीं बोल सकते, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट, प्रिंट फ्रीली। हर एक सिटीज़न को ये अधिकार है कि वो जो चाहे बोल सकता है, अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग उसके जो भी विचार हैं जो चाहे बोल सकता है। मैं ये नहीं है कि वो किसी को गाली देना शुरू कर दे, मतलब उसका जो भी मत है, अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के किसी भी लॉ से या प्रेसिडेंट के किसी भी अभिभाषण से, किसी भी चीज़ से अगर वो डिसएग्री करता है कि ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है, तो वो इस बात को कह सकता है, ठीक है, उसके बारे में लिख भी सकता है और उसको प्रिंट भी करवा सकता है फ्रीली। क्योंकि अगर ये चीज़, इस चीज़ का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर ये चीज़ नहीं अलाउड होगी, तो कहीं ना कहीं नए विचार सोसाइटी में नहीं आ पाएंगे। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। लेकिन उसको इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कोई कानून है, ठीक है,
जिसमें कि अगर कोई उसने अब्यूज़ किया है ऐसी लिबर्टी का, अब्यूज़ किया मतलब कि उसका दुरुपयोग किया है, उस लिबर्टी का दुरुपयोग किया है, तो जो भी उस केस में तो जो भी लॉ के द्वारा जो भी चीज़ सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है, जो भी सज़ा, तो वो उसके लिए वो पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी कि वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए और उसको सज़ा भी उसकी पूरी की पूरी मिलेगी। जैसे कि अगर जैसे लॉ में ये चीज़ मेंशन्ड है कि आप जैसे ऑनरेबल कोर्ट है, उसके बारे में अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपको बहुत तमीज़ से बोलना पड़ेगा। अगर आप भले ही एग्री और डिसएग्री बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर वो हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसके खिलाफ बोल रहे हो तो बहुत तहजीब से सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी अवमानना करो या उनकी इंसल्ट करो, ठीक है। अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ करते तो आपके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है लॉ को कि वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। इसके लिए आप होल एंड सोल खुद ही जिम्मेदार हो। नेक्स्ट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स and for the expense of the administration, a common tax is indispensable and it must be assessed equally on all citizens in the proportion to their means. अब मेंटेनेंस के लिए जो पब्लिक की चीज़ें होंगी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, जो पब्लिक फोर्स की जो उसके लिए जो भी एक्सपेंस लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लिए कॉमन टैक्स होगा जो कि इंडिस्पेंसेबल है। इंडिस्पेंसेबल है जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम हटा नहीं सकते। ये सब के ऊपर बराबर लागू होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर मीन्स, कि कौन कितना कमाता है। अगर कोई 50 लाख कमाता है और कोई 5,000 कमाता है, ऐसा तो नहीं है कि 5,000 कमाने वाले पे भी 5,000 का ही टैक्स होगा और 50 लाख कमाने वाले पे भी 5,000 का टैक्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर मीन्स। लेकिन उनको वो भरपाई करनी पड़ेगी, हर एक सिटीजन को उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग अपना योगदान देना पड़ेगा, ठीक है। सिंस प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल राइट, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो एक सेक्रेट चीज़ है, ठीक है, एक सेक्रेट चीज़ है, एक इनवॉयलेबल राइट है, मतलब हम किसी से किसी का प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। तो इसीलिए और कोई डिप्राइव्ड भी नहीं होना चाहिए, कोई डिप्राइव्ड भी नहीं, मतलब कोई इससे वंचित भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि अनलेस अगर ये लीगली इस्टेब्लिश्ड है पब्लिक नेसेसिटी में, अगर मतलब किसी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए हमें उससे लेना पड़ रहा है, जैसे मान लो किसी का घर एकदम बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में और हमें वहाँ पे मेट्रो की पार्किंग बनानी है, तो अब हम उस इंसान से उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको जो भी उसके पैसे हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम उसका कोई मतलब कंपनसेशन नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें बिल्कुल उसको कंपनसेशन देना चाहिए अगर हम उससे कोई प्रॉपर्टी उसकी ले रहे हैं तो किसी भी लीगल कारण की वजह से। समझ में आया? अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है? श्योर?